पवन पराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फंड मैनेजर हैं रेनेसिस के, और वो अब आज हमारे से बातचीत करेंगे। पवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बाज़ार में पिछले 2 दिन में बहुत तेज़ गिरावट आई है। एक्चुअली ठीक है, बाज़ार में गिरना, प्रॉफिट बुकिंग होना एक लाजमी सा हिस्सा होता है, पर जब इस तरह की गिरावट आती है ना तो इसको हम पैनिक कहते हैं, और इस पैनिक में कई गलत फैसले भी होते हैं। तो हमको गलत फैसला नहीं, क्या ऐसा है जो हमको नहीं लेना चाहिए? क्या अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए? दूसरा, क्या ये जो गिरावट आई है, ठीक है अडानी ग्रुप के शेयर्स की वजह से आई है, क्या नॉन अडानी ग्रुप के शेयर्स को ज़्यादा फोकस हमको करना चाहिए? ये 2 सवालों का जवाब है सर। नमस्ते। बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है आज के जो माहौल है उस हिसाब से। हम्म। सबसे पहली बात ये है कि आज जो फॉल आई है उसको आपको दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक तो ये है कि पिछले 1 डेढ़ महीने से एफआईआई सेलिंग्स काफी जोरों से चल रही है। आज जो अदानी स्टॉक्स के साथ में जो हो रहा है, अगर आप अदानी स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे तो एज फार एज इंडियन इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, आप नहीं तो ना ही ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशनल इंडियन इन्वेस्टर्स इसमें है, और ना ही फ्रॉम अ लेंडिंग परस्पेक्टिव ज्यादा ज्यादा बड़ी इंडियन बैंक्स का एक्सपोजर है। तो फिर भी अगर आज ये इतना बड़ा करेक्शन आ रहा है, इसका प्राय मतलब यही है कि एचएनआई या रिटेल सेलिंग प्रेशर आया है। तो अगर आप देखें, एफआईआई सेलिंग प्लस रिटेल सेलिंग अगर आ जाए एक साथ तो मार्केट का टूटना स्वाभाविक है। ऐसे में पर आप देखें तो अदानी ग्रुप का स्टॉक्स का रब ऑफ इफेक्ट दूसरे स्टॉक्स पर नहीं पड़ता है। आज इनकी जो भी बिजनेसेस हैं उसके उस उनको अगर बैंक्स का ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो बैंक्स के एनपीए में ज्यादा इशू पड़ना नहीं चाहिए। ऑटो सेक्टर को ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इनको इससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जस्ट बिकॉज आज मार्केट में करेक्शन है, नेगेटिविटी चल रही है, तो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो अभी ये Q3 के नतीजे भी बाहर आए हैं। धीरे धीरे हमको दिखा है कि भाई आईटी सेक्टर में भी इतना बड़ा पेन नहीं है जितना हमने सोचा था। ऑटो सेक्टर में भी रिवाइवल की बात चल रही है, रूरल डिमांड वापस चल रही है। तो इस चलते हुए जब इकोनॉमी सुधार के रास्ते पे धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही है, तो ये भी एक और कारण है कि इन्वेस्टर को बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे में जो स्टॉक्स करेक्ट हो गए हैं, जो इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनमें और एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट पवन, बिल्कुल तो इंटरेस्टिंग स्पेसेस और कौन से लगते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेट्स नॉट पेंट एवरी सिंगल ब्लॉक विद द सेम कलर। अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम है, और क्योंकि बैंक्स का जिक्र है रिपोर्ट्स में, बैंक्स पर एक इम्पैक्ट आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, टिपिकली शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, लेकिन कौन से फिर सेफ साइड्स हैं? आपको लगता है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को आज की गिरावट में कहाँ पर और किन सेक्टर्स पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए? मेटल्स होंगी उनके लिए अपॉर्चुनिटी, ऑटो हो सकता है, कौन से स्पेसेस पसंद आ रहे हैं? राइट। मेरा हमारा पिछले 6-9 महीने से क्लियर मानना है कि जितने भी सेक्टर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ऑटो हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया है, ये सारे सेक्टर्स पे इन्वेस्टर्स को ओवरवेट होना चाहिए। बिकॉज ग्लोबली जो है चीजें काफी वोलेटाइल है आज की डेट में भी। जैसे कि हमने अभी आईटी सेक्टर का जिक्र किया, आईटी सेक्टर में अभी तक ज्यादा कोई विशेष तकलीफ दिखी नहीं रिजल्ट्स में, बट अभी भी ये क्लियर नहीं है कि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के डेट में हमको सिर्फ इतनी विजिबिलिटी कि आगे अगर प्रॉब्लम भी आई तो बहुत मैनेजेबल होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ जोरदार रिवाइव हो जाएंगी। बट जितने भी डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वहां पर अभी भी ग्रोथ काफी अच्छी है। और अब बजट के चलते हुए मुझे ऐसा लगता है बजट में गवर्नमेंट फिर से डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए मेजर उठाएगी, चाहे वो एसएमईज के लिए हो, रूरल इंडिया के लिए हो, पीएलआई के लिए हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स है उस पर फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली पवन, बजट पर ही मेरा अगला सवाल है, लेकिन बजट को भी टच बेस आपने किया ही है, इसे विस्तार से आप बताइए। लेकिन पिछली बार जब Q2 रिजल्ट्स के बाद आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने कहा था कि आखिरी क्वार्टर है जबकि बाजार में या कह सकते हैं कि रिजल्ट स्पेसिफिक सेक्टर वाइज हम कमजोरी देख रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर यानी कि Q3 से मार्जिन इंप्रूवमेंट का सिनेरियो शुरू हो जाएगा। Q3 कमेंट्री वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब तीसरी तिमाही के दौरान आप हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ से बताइए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है? देखिए, मुझे Q3 के नतीजे, मतलब जो पहले हमने डिस्कस किया उसके ऊपर, जो Q3 से एक बहुत बड़ा मेरा टेक अवे ये रहा है कि जैसे हमने देखा है मार्जिन इंप्रूवमेंट धीरे धीरे, चाहे वो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैवेल्स की बात कर लीजिए या दूसरे से सेक्टर्स की बात कर लीजिए, केमिकल सेक्टर की बात कर लीजिए, धीरे धीरे मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे और कंटिन्यू होगा। Q4 में, Q1 में ये मार्जिन इंप्रूवमेंट फिर से दिखेगा। सेकंड, एक बहुत बड़ा टेक अवे हमारा इस Q3 के नतीजे से सो फार रहा है कि धीरे धीरे रूरल डिमांड जो कि ठंडी पड़ी थी, अब वो धीरे धीरे रिकवर होगी। चाहे वो आप बजाज ऑटो की कमेंट्री ले लीजिए, टीवीएस मोटर्स कमेंट्री ले लीजिए, कंज्यूमर सेक्टर की जो कंपनीज है, एचयूएल या
हैवेल्स की कमेंट्री ले लीजिए, इन सबसे एक चीज दिखती है कि रबी क्रॉप अच्छा रहा हुआ है, कंस्ट्रक्शन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड अच्छा चल रहा है, जिस क्योंकि डुअल इनकम पे चलता है। एक तो ये होता है कि आपकी खेती से जो कमाई होती है वो होता है, और दूसरा आपके कंस्ट्रक्शन लेबर्स का जो काम होता है। तो जैसे रबी सीजन अच्छा रहा हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि रूरल सेक्टर रिलेटेड जितने बिजनेस है, चाहे वो रूरल फाइनेंस हो जाए, टू व्हीलर हो जाए, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर रूरल सेक्टर का डिमांड रिवाइवल इज अ की फॉर ग्रोथ, वहां पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना शुरू करना चाहिए। पवन, आप बजट को लेकर भी कई बार डिबेट होती है मार्केट के अंदर, नहीं अच्छा सरकार ये करेगी ये नहीं करेगी, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, सरकार कैपेक्स करेगी, ये तय है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। सरकार को अपनी पीठ थपथपानी है तो पीएलआई स्कीम्स का दायरा ज़रूर बढ़ाएगी, और वो ये कहना चाहेगी कि देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं 2030 तक। ये हमारा कहना नहीं है, इस सरकार की अपनी वर्डिंग है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ रहे हैं। तो आप मेरे को ज़रा ये बताइए, सिर्फ इन्हीं दोनों थीम के हिसाब से, कैपेक्स और पीएलआई के हिसाब से, कौन सा सेगमेंट है जो बहुत बेनिफिशियरी है? तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसमें होगा कैपिटल गुड्स सेक्टर, क्योंकि क्या है, कैपिटल गुड्स आप देखेंगे तो लास्ट 10 साल से लगभग ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होगी तो इनमें सिक्लिकल रिकवरी होगी। इन सेक्टर्स की खूबी ये है कि जैसे जैसे रेवेन्यू रिकवरी आती है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ इज मोर देन रेवेन्यू ग्रोथ। तो इसके लिए अगर रेवेन्यू 10-15% से भी या 15-17% से भी ग्रोथ होती है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी देयर अगले 3 साल इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 15-20% या उससे भी ज्यादा हो। तो ऐसे में कैपिटल गुड सेक्टर में डेफिनेटली क्लियर बेनिफिशियरी होगा। सेकेंडली, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें डायरेक्टली बेनिफिट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पीएलआई में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल है, टेक्सटाइल का एग्जांपल है, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक होगा तो उन सेक्टर स्पेसिफिक भी आप स्टॉक्स अच्छी कंपनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए है कि जिन भी आप सेक्टर्स को पकड़े, इन्वेस्टर्स को उनमें से बेस्ट कंपनी उठानी चाहिए, ऐसी कंपनी उठानी चाहिए जहां पर बैलेंस शीट में डेट बहुत कम हो। क्योंकि जनरली हमने देखा है जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, जितने भी दूसरे इनिशिएटिव्स होते हैं, इनमें हमेशा इफेक्ट डायरेक्टली हमेशा क्विकली दिख जाए जरूरी नहीं होता। कभी इफेक्ट 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद, कभी 2 साल बाद दिखता है। ऐसे में उस 1-2 साल के पीरियड में जब तक वो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखती, बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग होगी तो वो कंपनी अपनी स्टेबिलिटी बना के रख पाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि बीच में इंजन खराब हो जाएगा। और राइट, बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपने एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए, बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे और अब